स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। The world in the past few centuries has seen a sort of male dominance globally. आप जहां भी देखते हो आपको देखने को मिलता है हर एक सोसाइटी में क्रॉस कल्चर बैरियर्स आपको मेल डोमिनेंस देखने को मिलती है। सोसाइटी में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की अगर आप बात करते हो या फिर एक जनरल सेंस में एक लेमन टर्म की अगर बात करते हो। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि कुछ समय पहले या कुछ एक ऐसा भी वक्त रहा है ग्लोबल सेंस में प्री हिस्ट्री की अगर आप बात करते हो जब आपको देखने को मिलता है कि विमेन का जो पोजीशन है वो मेन के काफी ज्यादा ऊपर है, सुपीरियर वे में वो है और एक तरीके से आपको डोमिनेशन देखने को मिल रहा है। तो क्या आप मेरी बात का यकीन करोगे? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आज के हमारे स्कॉलर्स कहने वाले हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष सिंह। एंथ्रोपोलॉजी की सीरीज में जहां हम अलग अलग इवोल्यूशनरी स्कूल के अंदर थ्योरिस्ट को, स्कॉलर्स को डिस्कस कर रहे हैं, आज बात करने वाला हूं एक और ऐसे ही एंथ्रोपोलॉजिस्ट की जो कि जर्मन स्कूल ऑफ इवोल्यूशनिज्म से जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है जेजेब बैकोफेन। पर लेक्चर को आगे प्रोसीड करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू अगेन, दीज आर द टू प्लेटफॉर्म और द टू वेन्यूज, दो स्पेसेस हैं, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, जिसपे आपको ये सर्च करना है द सेपियंस वॉल्ट और ज्वाइन करना है। यहाँ पे आपको सारे PDF और जो भी हम स्टडी मटेरियल यहाँ पे यूज करते हैं, चाहे वो PPTs हो, वो आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी ईजिली। एक्स्ट्रा आपको क्या मिलेगा वहाँ पे, अलग अलग समय हमने बात की है कि कई सारे टर्म्स होते हैं, कई सारे आपको ऐसे बुक्स के नाम होते हैं, उनके पब्लिकेशन के ईयर होते हैं जो याद करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम MCQ फॉर्म में अलग अलग समय पे, वीकली बेसिस पे या फिर ऑन दी वीकेंड्स हम देखेंगे कि उसको वहाँ पे ग्रुप में टेलीग्राम के चैनल पे एज अ क्विज वहाँ पे एड्रेस करें, वहाँ पे पोस्ट करें, जिसकी वजह से एक रीइंफोर्समेंट का सीक्वेंस शुरू होगा और आप अब सारे डाटा को, इन सारी बुकों को एक अच्छे तरीके से रिटेन कर पाओगे लंबे टाइम तक। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ज्वाइन दीज टू प्लेटफॉर्म्स। साथ ही साथ हम एक 90 सेकंड्स या 60 सेकंड्स की सीरीज भी शुरू करने जा रहे हैं, जहां पे की कॉन्सेप्ट जो एंथ्रोपोलॉजी के हैं उसको बहुत ही ल्यूसिड मैनर में डिस्कस करने वाले हैं। सो नॉट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, let's move to today's topic, the anthropologist, the scholar we are going to address, J.J. Bakofen। अलग अलग अब तक हम जिन भी स्कॉलर्स का नाम ले रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे, हमने देखा कि वो अमेरिकन स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में जुड़े हुए हैं या फिर ब्रिटिश स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में जुड़े हुए हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आप टाइलर की बात करते हो, अगर आप मेरिट की बात करते हो, ये सारे लोग आपको देखने को मिलते हैं। मैकलेनन, मेन है, ये सब के सब आपको जुड़े हुए दिखते हैं किस स्कूल से? ब्रिटिश स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी या फिर ब्रिटिश स्कूल ऑफ इवोल्यूशनिज्म। जबकि जब हम सीरीज में फर्दर बढ़ें तो हमें देखने को मिलता है कि आपको दूसरा स्कूल एक जो कि अमेरिकन स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है वो आते देखने को मिलता है, जिसमें एक प्रोमिनेंट नेम हम कह सकते हैं मॉर्गन का, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने उनके बारे में डिस्कस किया, उनके वर्क्स को, एंशिएंट सोसाइटी उनका प्रोमिनेंट वर्क जिसको आपने पढ़ा है, अलग अलग सीक्वेंस दिया, मैरिज का 15 स्टेज इवोल्यूशन उन्होंने बताया, सोसाइटी का सेवेजरी से लेकर बार्बरिज्म, वो भी लोअर मिडल अपर और फाइनली सिविलाइजेशन के स्टेज पे एक तरीके से इवोल्यूशनरी सीक्वेंस जो उन्होंने स्ट्रेस किया वो भी हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर किया। इनकी बात करें तो खास बात यह है कि ये पहले ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं इवोल्यूशनरी स्कूल के अंदर जिन हम देखने जा रहे हैं, जो कि एसोसिएटेड है किस स्कूल ऑफ थॉट के साथ? जर्मन स्कूल ऑफ थॉट के साथ। दो ही बड़े नाम आपको देखने को मिलते हैं और जनरली इनके बारे में बताया नहीं जाता है, पर इट्स इंपॉर्टेंट टू नो हिज वर्क बिकॉज ही हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द फ्रंट ऑफ इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी और इवोल्यूशनरी स्कूल ऑफ थॉट विद इन एंथ्रोपोलॉजी। इनके साथ आपको देखने को एक और नाम मिलता है, एडोल्फ बैस्टियन, जिन्होंने आपको साइकिक यूनिटी, जो हम कई बार इवोल्यूशनरी स्कूल के अंदर में एक टर्म है, बहुत ऑफन उसका डिस्कशन होता है, आपको नोट्स में हमेशा उसके बारे में बात करनी होती है। टाइलर ने उसको यूज किया है, कई सारे और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने साइकिक यूनिटी ऑफ मैन की बात करते हैं। वो जो टर्म है वो भी एडोल्फ बैस्टियन ने दिया, जो कि एसोसिएटेड है आपके जर्मन स्कूल ऑफ इवोल्यूशनिज्म के साथ। तो इनका यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो। दो बातें इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कही हैं जो कि आगे बढ़ेंगे हम तो उस तरीके से क्रोनोलॉजिकली देखेंगे। वो इस पिक्चर जो आपको अभी दिख रही है उससे रिलेटेड है। एक तो आपको मैंने इंट्रो में ही ब्रीफ में एड्रेस कर दिया, फेमिनिस्ट मूवमेंट आप कह सकते हो या फिर विमेन का एक तरीके से सोसाइटी में प्रोमिनेंट प्लेस या डोमिनेंट प्लेस जो होता है उसका असर्टिवनेस एक सिंबॉलिक वे में देखने को मिलता है इनकी थ्योरी में। वो प्री हिस्ट्री, अलग अलग लिटरेचर को, अलग अलग एथनोग्राफिक वर्क को जब पढ़ते हैं बैकोफेन, तो अपने वर्क में इस चीज़ को स्ट्रेस करते हैं कि एक ऐसा पीरियड था जब आपको इस तरीके का फिनोमेना देखने को सोसाइटी में मिलता है और ये कोई स्टोरी नहीं, एक समय की रियलिटी हुआ करती है। हम ये नहीं बता सकते कि रियलिटी थी कि नहीं थी, ठीक है, पर बैकोफेन की जो स्टडी है उसका जो कंक्लूजन उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है उसमें वो बहुत ही ल्यूक्रेटिवली इस बात को सामने रख रहे हैं। अब एक बायोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में इनको देख लेते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजी जैसे आपने पढ़ा होगा, चाहे वो 90th सेंचुरी के हो चाहे वो 20th सेंचुरी के हो, आगे भी कई सारे ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट आने वाले हैं जो आपको देखने को मिलेगा बाय प्रोफेशन या बाय ट्रेनिंग वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ना होकर के एक लॉयर की तरफ ना प्रोफेशन को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। तो उसमें से एक ये भी आपको नाम देखने को मिल जाता है। इनका पूरा नाम यहाँ पे आपको देखने को मिला, लिखा हुआ है जोहान जेकब बैकोफेन। और इनका बर्थ अगर आप देखोगे तो बर्थ इनका
क्रोनोलॉजिकली हम हर एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का सीरीज वाइज हमने कवर किया है, ठीक है, कि आप इस बात पे स्ट्रेस करो, ऑल्दो ये इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन किस ईयर में हुआ है, इंसान का वर्क जो होता है, उसका पब्लिकेशन, उसकी बुक्स, ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब आपको कोट करना है किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट को या उसके वर्क को। पर इवन इन दैट केस आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक टाइम लाइन अपने माइंड में ड्रॉ करके रखो कि कौन सा एंथ्रोपोलॉजिस्ट किस फेज में आया, किस समय में आया। एज वाइज भी अगर आप बात करते हो तो कौन किससे बड़ा आपको देखने को मिलता है और कौन किससे छोटा देखने को मिलता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप यहां पे अगर बेकोफेन का स्ट्रेस करोगे, टाइम लाइन जो है तो वो 1815 से स्टार्ट हो रहा है, इन कंट्रास्ट टू ऑल द अदर एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु केम इन द लेटर पीरियड और द लेटर फेजेस। अगर आप टाइलर की बात करते हो तो 1832 में उनका बर्थ आपको देखने को मिलता है, मेन की बात करते हो 22 में, मैक्लेलन की बात करते हो तो 27-28 के आसपास उनका बर्थ आपको देखने को मिलता है। इस तरीके से इनका सबसे ज्यादा पीछे आप जाओगे टाइमलाइन में तो आपको देखने को मिलेगा बेकोफेन 1815 में इनका बर्थ आपको देखने को मिल जाएगा। जर्मन स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट है और ये सिर्फ एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं थे, जैसा हमने बात किया बाय प्रोफेशन तो लॉयर भी थे, उसके साथ साथ भी ये एंटिक्वेरियन थे, यानी कि पास्ट के रेलिक्स, पास्ट की कई सारी चीजें जो होती है ह्यूमन की एंटिक्विटी, उसके पास्ट रिकॉर्ड से जुड़ी हुई, उसको भी एक तरीके से कलेक्ट करते थे, उसमें भी इनका इंटरेस्ट था, रुझान था। तो ऐसे वो प्रोफेशन में भी इंडल्स थे। साथ साथ ये ज्यूरिस्ट, एज अ ज्यूरिस्ट भी इनका वर्क आपको देखने को मिल जाता है। फिलोलॉजिस्ट, अलग अलग स्क्रिप्ट, रिटन हिस्ट्री जो हमारे पास अवेलेबल है उसको पढ़ के एक तरीके से इंटरप्रिटेटिव फॉर्म में अपने थ्योरीज को देना या फिर अपने वर्क को पब्लिश करना, वो फिलोलॉजिस्ट का काम होता है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट और प्रोफेसर भी थे किस चीज के, रोमन लॉ के, ठीक है। तो इन सारे डोमेन्स में आपको इनकी एक एक्सपर्टीज देखने को मिलती है। उस समय ऐसा टाइम नहीं होता था कि इंसान सिर्फ एक स्पेशलाइजेशन के अंदर ही सिमटा हुआ है, इंसान मल्टीपल डोमेन्स में वर्क कर रहा होता था, अलग अलग एक्सपर्टीज होते थे, अलग अलग अरीनाज ऑफ आप कह सकते हो प्रोफाइल्स होती थी जिसमें वो सर्व कर रहा था या फिर एक तरीके से वर्क कर रहा था। नेक्स्ट आप बात करते हो कि वो भी मॉर्गन की तरह और बाकी जितने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उनकी तरह एक लॉयर था। मॉर्गन, मेन, मैक्लेलन, जिसका भी आप नाम लेते हो आपको दिखेगा कि वो सिमिलरली लॉ की प्रोफाइल जो है उसमें वो प्रोफेस कर रहे हैं। नेक्स्ट इनका जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो किस चीज से पूरा का पूरा इनका सेंटर अराउंड आप कहते हो, अगर जिस्ट फॉर्म करते हो तो इन्होंने, हमने यहां पे भी बात की कि रोमन लॉ में इनकी एक्सपर्टीज थी, ठीक है, उसके प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, ग्रीक क्लासिकल राइटिंग्स जो होती हैं उसको एक तरीके से सर्वे किया एज अ पार्ट। इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि ग्रीक के जो भी क्लासिकल राइटिंग रिकॉर्ड्स आपको मिलते हैं, लिटरेचर मिलते हैं, डाटा मिलते हैं, और साथ ही साथ एथनोग्राफिक लिटरेचर जो उससे कोरिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, उनको साइमल्टेनियसली इन्होंने एक तरीके से सर्वे किया, समझा, पढ़ा, उसको इंटरप्रेट किया, और उसका जो सारा का सारा ऑब्जर्वेशन था, जो एनालिसिस है, उसको बाद में वो पब्लिश करते हैं। तो इन्होंने क्या देखा, इस चीज को पढ़ते हुए, समझते हुए, इनकी ऑब्जर्वेशन जो गई, इन्होंने देखा कि इन सोसाइटीज में, आप ग्रीक लिटरेचर को पढ़ते हो तो जो नाम होता है ना, चिल्ड्रन का, वो किसके ऊपर होता है, मदर के ऊपर। मदर की लाइन में या मदर के साइड से उसकी एक तरीके से एंसेस्ट्री ट्रेस हो रही होती है, डिसेंट जो उसका ट्रेस हो रहा होता है वो मदर की लाइन में होता है। इससे ये कंक्लूजन पे आए, ठीक है। वो क्या कंक्लूजन था कि मेट्रीलिनी या फिर मेट्रीआर्कल जो सोसाइटी है, दैट प्रीसीडेड द पेट्रीलिनी और द पेट्रीआर्कल सोसाइटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानने के लिए, क्योंकि आप देखते हो टाइलर, मॉर्गन, टाइलर का आप नाम हटा भी देते हो तो मॉर्गन की आप बात कर लो, मेन की बात कर लो, मैक्लेनन की बात कर लो, तो मॉर्गन, मैक्लेनन और भी कई सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं, इनके साथ, बेकोफेन के साथ, इस बात पे एग्री कर रहे थे कि मेट्रीलिनियल जो है सोसाइटीज वो पहले आई, जिसको आप हिंदी में अगर टर्म यूज करो तो उसके लिए मातृसत्ता का टर्म होता है, यानी कि विमेन वो इनिशियली इन अ डोमिनेंट फेज, या कह सकते हो, या फिर आप एक सिग्निफिकेंट वे में भी कह सकते हो कि जरूरत थी, क्योंकि उस समय सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी का टाइम चल रहा होता था। एनीबडी वॉज फ्री, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थे मैरिज को लेकर के, तो कोई किसी से भी मैरिज कर सकता था या फिर फिजिकल रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर सकता था। तो इन द इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी आप ये नहीं डिटरमाइन कर सकते थे कि वो जो चाइल्ड है उसका फादरहुड क्या होगा, ठीक है। मदर तो आपको पता है जिसने डिलीवर किया बेबी को, ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कंफर्म कर पा रहे हो कि हु इज द फादर। सो दैट्स व्हाई जो ट्रेसिंग होती है, जो डिसेंट बनता था, जो एक तरीके से आप कहोगे नाम होता था, आज के टर्म में आप देखते हो सरनेम जो होता है, यू शेयर द सरनेम विद योर फादर, पर उस समय ऐसा नहीं होता था और उसकी एक नेसेसिटी भी थी। इसलिए इन सब लोग का मानना है, अलॉन्ग विद मैक्लेनन, मॉर्गन एंड बेकोफेन, कि मेट्रिलिनी जो होगी, मेट्रियार्कल सोसाइटी जो होगी, वो प्रीसीड की, ठीक है, वो पहले आई, किससे, पेट्रिलिनी या फिर पेट्रियार्कल सोसाइटीज से, या पेट्रियार्कल कल्चर जो आपको देखने को मिलते हैं। इसके कॉन्ट्रास्ट में एक और एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो कि हम इवोल्यूशनरी स्कूल के अंदर ही हमने पढ़ा, जिनका नाम क्या था, मेन, ठीक है। मेन ऐसा नहीं मानते थे, मेन का मानना क्या था कि पेट्रियार्कल सोसाइटी जो है वो पहले आई, उसके उन्होंने अपने इलस्ट्रेशंस दिए, उनका जो वर्क था, उनकी जो रीडिंग्स थी, अंडरस्टैंडिंग थी, उसके बेसिस पे उन्होंने अपना कंक्लूजन ड्रॉ किया कि हाँ भाई, इस तरीके से देखो मैं प्रूव कर सकता हूं कि पेट्रिलिनी या फिर पेट्रियार्कल सोसाइटीज हैव प्रीसीडेड द मेट्रियार्कल और मैट्रिलिनियल सोसाइटी।
तो इन्होंने जो कंक्लूजन ड्रॉ किया उसके बेस पे ये चीज़ को कहते हैं और इसको बाद में पब्लिश भी करते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसको पब्लिश भी करते हैं, लेकिन उसको एक तरीके से वो इंटरप्रिटेशन कैसे वो ड्रॉ कर पा रहे हैं इस चीज़ को करने के लिए कि मैट्रियार्की जो है वो पहले आई, ठीक है। मैट्रियार्की पेट्रियार्की से पहले आई, मैट्रिलिनी पेट्रिलिनी से पहले आई, और आपको देखने को मिलता है कि इस मैट्रियार्की के भी पहले या फिर मैट्रिलिनी के पहले आपको सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी का एक टाइम फ्रेम देखने को मिलता है। सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी हमने 2-3 बार डिस्कस किया हुआ है इवोल्यूशन की सीरीज में। एक वो काइंड ऑफ इन्वायरमेंट होता है जहां पे मैरिज के रिगार्डिंग, मेटिंग के रिगार्डिंग, पार्टनर के सिलेक्शन के रिगार्डिंग कोई एक रूल नहीं होते, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। एवरीबडी इज फ्री टू मेट विथ एनीवन और टू मैरी विथ एनीवन, ठीक है। उस समय पे आप देखते हो कि ये कहते हैं कि वो चीज जो है मैट्रियार्की या मैट्रिलिनी से भी पहले आ गई। सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी जो है कि इंसान फ्री थे, किसी भी तरीके से आपको देखने को मिलता है कि वो मैरी कर सकते हैं, किसी के साथ मेट कर सकते हैं, फिजिकल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इसका प्रूफ देते हुए उन्होंने वापस से सर्वाइवल क्या एग्जाम्पल लिया, सर्वाइवल एज ए टूल, सर्वाइवल एज ए कॉन्सेप्ट का उन्होंने सहारा लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एटलीस्ट 3 टाइम्स उसको इवोल्यूशनरी स्कूल के अंदर में समझा दिया है। अगर आपको सर्वाइवल अभी नहीं पता या कि आपने पास्ट के जो लेक्चर्स हैं उसमें सर्वाइवल का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, या तो वो मेरिट का कॉन्सेप्ट के समय हम बताए हों, चाहे टाइलर के समय पे हम बताए हों, अगर आपने पहले नहीं सुना है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए या फिर अभी आप जाके उसको पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, देन यू हैव टू कम बैक, बिकॉज सर्वाइवल एक की कॉन्सेप्ट होता है जिसके अराउंड सारे लोग जो इवोल्यूशनरी स्कूल में हैं अपनी बातों को प्रूव करने के लिए एक रिकंस्ट्रक्शन, पास्ट का रिकंस्ट्रक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूजिंग दैट सर्वाइवल एज अ टेक्निक। तो उन्होंने सर्वाइवल किस चीज का किया, सर्वाइवल को एज अ टूल, एज अ टेक्निक किस चीज पे एम्प्लॉय किया, टेम्पल प्रोस्टिट्यूशन। आपने अगर इंडियन कल्चर में देखते हो, इंडियन सोसाइटी में आप देखते हो, स्पेशली आप अर्ली मिडिवल की समय की बात करते हो, एंशिएंट टाइम की बात करते हो, तो आपको देवदासी का एक फिनोमेना देखने को मिल जाता है ना। दे यूज टू प्रैक्टिस लाइक एंटरटेन पीपल और प्रैक्टिस डिवोशनली इन द टेम्पल्स, आपको देखने को मिलता है। कई सारे इंसिडेंट्स ऐसे आपके हिस्ट्री में रिपोर्टेड हैं पुरानी सोसाइटीज में कि जो डिवोटीज होते थे या फिर जो आपको प्रीस्ट देखने को मिलते हैं, वो सारे लोग एक तरीके से इनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप्स को भी स्टैब्लिश करते थे। तो ये एज अ सर्वेंट ऑफ गॉड की तरह टेंपल में प्रैक्टिस कर रही होती थी, जो आपको देखने को मिलता है। तो ये इसको इन्होंने टेंपल प्रोस्टिट्यूशन के साथ इस्टेब्लिश किया है, टेंपल प्रोस्टिट्यूशन के साथ रिलेट किया है और उसका एग्जाम्पल दिया है थ्रू सर्वाइवल, ठीक है। दूसरी चीज ये इन्होंने क्या किया, जो हमने बताया कि इन सारे जो कंक्लूजन इन्होंने ड्रॉ किए थ्रू द सीरीज ऑफ इवेंट्स, इसको एक बुक में पब्लिश किया जो कि बहुत ही क्लासिकल बुक मानी जाती है। हमने सबकी इंपॉर्टेंट बुक को पढ़ा हुआ है। प्रिमिटिव कल्चर की अगर आप बात करो 1871 में आती है, टाइलर की है। उससे पहले भी उनके वर्क्स आए थे। एना हुआ अगर आप बात करते हो, ठीक है, 1861 में उनका आ जाता है। एंशिएंट सोसाइटी की आप बात करते हो अगर मॉर्गन के टर्म्स में हमको बात करना है, ठीक है। और भी कई सारे सबके आर मेरिट का थ्रेशोल्ड आपको देखने को मिला, ठीक है, थ्रेशोल्ड ऑफ रिलीजन विच वाज पब्लिश्ड अल्टीमेटली 1909, जहां पे उन्होंने टाइलर के वर्क को एक तरीके से रिव्यू किया, रिवाइज किया। तो इनका भी जो सबसे वर्क तो बहुत सारे हैं, पर जो आपको यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से याद करना है, रिटेन करना है, रिप्रोड्यूस करना है आंसर शीट पे, वो है आपका मदर्स राइट 1861। ऑल्दो ये ट्रांसलेटेड नेम है मदर राइट 1861 में जो पब्लिश हुआ, इसका जो ओरिजिनल नेम था वो था दास म्यूचरेट आपको बोलते हो। तो अगर आपको याद रहता है तो आप वो भी लिख सकते हो, नहीं तो सेम एक सिंपल फॉर्म में आप सीधे मदर राइट 1861 ब्रैकेट में करके आप वापस आ सकते हो, ये भी आपका गलत नहीं माना जाएगा। तो ये बुक पब्लिश होती है, इनका इंपॉर्टेंट वर्क आप देख रहे हो। जब एना हुआ या फिर मैक्सिकन टाइलर पब्लिश कर रहे हैं, उसी टाइम फ्रेम में एक जर्मन एंथ्रोपोलॉजिस्ट इस वर्क को पब्लिश कर रहा है, और यहाँ पे उन्होंने कई सारी चीजों को सर्वाइवल के थ्रू इस्टेब्लिश किया है, जिस तरीके से टाइलर अपने वर्क में सर्वाइवल का एग्जाम्पल दे रहे थे। यहां पे इन्होंने क्या किया है, एक तरीके से एक सीक्वेंस बनाया है डेवलपमेंट ऑफ इवेंट का। और ये डेवलपमेंट ऑफ इवेंट जो है एक सीरीज फॉर्म में, वो किस चीज पे बेस्ड है, वो इनकी एथनोग्राफिक लिटरेचर की रीडिंग, रोमन लॉ और ग्रीक कल्चर जिसको इन्होंने पढ़ा, माइथोलॉजीज पढ़ी, रिचुअल्स पढ़े, सोसाइटी कल्चर पास्ट में वहां क्या चीज हो रहा था, उसके बेसिस पे इन्होंने एक नैरेटिव स्टेप वाइज वे में सेट किया, जो कि आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज देखने को मिलेगा। जो सबसे पहला स्टेप ये बताते हैं, उन लिटरेचर को पढ़ के एक तरीके से सारी की सारी रिसर्च जो थी उसका कंक्लूजन आप इन स्टेप्स में देखोगे। तो पहला स्टेप जो स्टेप ए ये बताते हैं, आप इसको स्टोरी की तरह भी रिमेंबर कर सकते हो या पॉइंट वाइज कर सकते हो एक इवेंट के वे में। तो पहले स्टेप में ये कह रहे हैं कि जो विमेन का ट्रीटमेंट होता था अर्ली सोसाइटी में, वो आपको देखने को मिलता है बहुत बुरी तरीके से होता था, ठीक है। उनको मेयरली एज अ सेक्स सिंबल या फिर सेक्स ऑब्जेक्ट्स के थ्रू पे ऑब्जेक्टिफाई करके उनको सिर्फ ट्रीट किया जाता था। यहाँ पे आपको वही चीज देखने को मिलेगी, देयर वर मेयरली ट्रीटेड एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट्स, अर्ली पीरियड ऑफ प्रोमिस्क्यूटी। हमने बात की कि मैट्रियार्की और बाकी जो भी आपका प्रोग्रेशन हुआ सोसाइटी का, कल्चर का, उससे पहले आपको प्रोमिस्कुअस सिचुएशन देखने को मिल रही है, जहां एवरीबॉडी इज फ्री, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू मेट और टू मैरी। दूसरी स्टेज जब आती है यहाँ पे, तो आप देखते हो कि जो डिसेंट की ट्रेसिंग होती है, दिस वी हैव एड्रेस्ड अर्लियर ऑल्सो, अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया। तो
प्रोमिस्क्यूटी तो थी, विमेन का पोजीशन अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी जो डिसेंट की ट्रेसिंग है, आप जिसको हिंदी में वंशावली कह के एड्रेस करते हो, वो किसकी लाइन में होती थी? दैट यूज्ड टू बी इन द लाइन ऑफ द मदर ओनली। मदर की लाइन में क्यों होता था? मदर के साइड पे क्यों एंसेस्ट्री ट्रेस की जाती थी? बिकॉज यू आर नॉट अवेयर ऑफ द फादरहुड। बायोलॉजिकल फादर कौन है? क्योंकि प्रोमिस्क्यूटी है, तो यू आर मीटिंग विद मल्टीपल मेल्स, बहुत सारे मेल्स के साथ आपकी मीटिंग हुई, ठीक है, आपके फिजिकल या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं जो कि स्टैब्लिश्ड है, तो यू कैन नेवर नो हु इज द रियल फादर। रियल फादर नहीं पता है, लेकिन यू ऑलवेज नो, यू आर ऑलवेज सर्टेन कि मदर इसकी कौन होगी, बायोलॉजिकल मदर जिसने उसको एक तरीके से डिलीवर किया होगा। तो आप इसीलिए उनके एंसेस्ट्री या फिर उसके डिसेंट में आप ट्रेस करते थे, उनका नेम, उनका सरनेम, जो भी उनका नाम होता था, उसको हमेशा जो चाइल्ड होता था, जो प्रोजनी होती थी, वो कंटिन्यू कर रही होती थी, ना कि फादर साइड की, क्योंकि फादर रियल कौन है वो तो पता ही नहीं होता था उस समय। मॉडर्न डीएनए टेक्निक्स वगैरह उस समय थी नहीं, ना ही सीआईडी के एसीपी साहब थे, ना ही डॉक्टर सालुके थे वहाँ पे। तो इसलिए चीज़ को आसान करने के लिए लोग इस तरह के फिनोमेना करते थे। तीसरा स्टेप आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ओवर टाइम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, कितने देर तक इंसान जो है वो अन्याय को झेलता रहेगा। थोड़े समय बाद एक ऐसा सिचुएशन आता है, एक ऐसा टाइम पीरियड आ रहा है जहाँ पे वेमेन ने डिसाइड किया कि हम रिवोल्ट करेंगे, जो हमारी कंडीशंस है हम उसके साथ सेटिस्फाई नहीं, हमारे साथ सही नहीं हो रहा है, एंड दे डिसाइडेड टू रिवोल्ट। और उन्होंने अपनी पोजीशन को जो है वो असर्ट करने लगी, बिकॉज सारे सोशल फंक्शन, सारे कस्टम, हर चीज़ में एक तरीके से उनका एक सेंट्रल रोल हुआ करता था। ये जो सोसाइटी होती थी उन्हीं रोल्स के इर्द गिर्द फंक्शन कर रही होती थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम रिवोल्ट करेंगे। और ये सारी चीज़ें उस समय आपको देखने को मिलती हैं, और इसको उस समय कहा गया कि ये अमेजोनियन असर्टिवनेस का पीरियड है। एक टाइटल दिया गया इस समय को, अमेजोनियन असर्टिवनेस का पीरियड आपको ये देखने को मिलता है। इस पीरियड में क्या हो रहा था? यहाँ पे आपको गायनो आर्की देखने को मिलती है। आर्की में आपको पता है, आप सत्ता कहते हो, रूल कहते हो, है ना, अथॉरिटी के साथ टर्म यूज होता है, ये रिलेट होता है। और गायनो जो टर्म है, गाइन जो टर्म है, वो आपका फीमेल या फिर विमेन के लिए एसोसिएटेड है, विमेन के साथ एसोसिएटेड है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे मदर का राइट होता है, एक तरीके से विमेन की प्रोमिनेंट पोजीशन हो जाती है, अथॉरिटेटिव पोजीशन इन द सोसाइटी उसकी स्टैब्लिश हो जाती है आफ्टर द रिवोल्ट। ये हो जाता है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि इसी चीज के साथ सिंबल्स का रिवर्सल हो रहा है। सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी जब हम इसी सीरीज में पढ़ रहे होंगे, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट हमने बात किया था, इवोल्यूशनरी है, डिफ्यूजन है, नियो इवोल्यूशनरी आपको देखने को मिलता है, फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म। बहुत आगे आप जाओगे, सिलेबस उठा के देखोगे तो एक स्कूल ऑफ थॉट है जहां पे आपको कॉग्निटिव थ्योरीज आपको देखने को मिल रही है, कॉग्निटिव और इंटरप्रिटेटिव थ्योरीज आपको देखने को मिल रही है। वहां पे टर्नर और गिट्स जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है बहुत स्ट्रेस कर रहे हैं कि सिंबल्स का एक तरीके से क्या इंपॉर्टेंस है, उसके स्ट्रक्चर को समझने का और उसके इंप्लीकेशंस क्या होते हैं, उसको वो डिस्क्राइब कर रहे हैं थ्रू वेरियस स्टडीज, जो कि कोई जावा में कर रहा है, कोई इंडोनेशिया में कर रहा है, कोई अलग अलग जो कॉन्टिनेंट हैं उस पर आके वो अपनी रिसर्च को पब्लिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी किसी भी सोसाइटी में सिंबल्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिंबल जो है एक तरीके से लेटेंट फॉर्म में सोसाइटी की थीम क्या है, आइडियाज क्या है, उनको सामने रख रहा होता है, उनको मैनिफेस्ट कर रहा होता है। चाहे आप देखो हर रिलीजन में भी आप रिलीजियस प्रैक्टिस करते हो तो किसी न किसी रिलीजियस सिंबल के साथ अपने आइडियाज को, अपने बिलीव्स को एसोसिएट करते हो। अगर आप हिंदुइज्म की बात करो तो आपको स्वास्तिक का देखने को मिल सकता है सिंबल, ओम का आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, 786 एज अ न्यूमरोलॉजिकल सिंबोलॉजी आपको देखने को मिल जाता है। इन द इस्लाम, क्रिश्चियनिटी की आप बात करते हो तो आपको क्रॉस, होली क्रॉस जो है वो देखने को मिल जाता है। तो एवरीथिंग जो भी आपके आइडियाज होते हैं वो सिंबल्स के साथ एक डीप इंटीग्रेटिव वे में कनेक्टेड होते हैं उसके साथ। तो सिमिलरली यहाँ पे हुआ कि मेल की डोमिनेंस के साथ जो सिंबल कुछ हुआ करते थे उसका जस्ट रिवर्सल हो गया, ठीक है, जो पहले सिंबल थे वो जस्ट अपोजिट हो गए। फॉर एग्जांपल जब मेल सोसाइटी में था तो सन वाज ट्रीटेड एज द ऑलमाइटी डीटी, सन या फिर सूर्य देवता जिसको आप कहते हो, वो इजिप्शियन कल्चर की आप बात करते हो, सुमेरियन कल्चर, कोई भी कल्चर की उठा के देखते हो, सन हैज बीन अ प्रोमिनेंट डीटी। इवन इन योर ऋग्वेदिक कल्चर आप देखते हो वरुण, सूर्य, अग्नि और आपके इंद्र जो है ये प्रोमिनेंट डीटीज के तौर पर आपको देखने को मिलता है। लेकिन जब विमेन का टाइम आता है, जब विमेन का फाइनली वो कहती है कि अपना टाइम आ चुका है, तो उस समय आपको सिंबल का रिवर्सल देखने को मिलता है। सन की जगह जो होता है मून ले लेता है एज अ प्रोमिनेंट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर रिलीजियस बिलीफ। क्यों? क्योंकि मून जो होता है एक तरीके से विमेन के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके साथ वो एक तरीके से एसोसिएटेड होता है। जो ल्यूनर साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ किस तरीके से अफेक्ट करती है, रिलेशन उसका एस्टैब्लिश रहता है। उस वे में लोग कहते हैं कि भाई अब सन की जो जगह है वो मून रहेगा हमारा सीक्रेट। ऐसे ही कई सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि रिवर्सल हो जाता है। मून के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा ओशियंस जो होते हैं, ठीक है, ओशियंस का आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो कई सारी चीज़ों का यहाँ पे रिवर्सल एग्जैक्ट वे में हो रहा है। जो वहाँ पे पहले मेल को सिंबलाइज करते थे उसकी जगह फीमेल को, लाइट की जगह पे डार्क आ रहा है। अलग अलग तरीके की चीजें जो भी उस समय प्रिवेल करती रहेंगी, जो इन्होंने उस लिटरेचर में देखा उसका जस्ट अपोजिट चीज वहां पे सिंबॉलिकली वहां पे रिप्रेजेंट होने लगी सोसाइटी में। नेक्स्ट आप बात करते हो कि इस समय क्या हुआ, थोड़े समय के बाद ये बहुत अच्छे से चल रहा था, विमेन असर्टिव वे में चल रही थी, डोमिनेंट हो गया था सोसाइटी। जो महाराज का इंट्रोडक्टरी वे में हमने बोला, इंट्रोडक्शन में बोला कि टाइम ऐसा था जब वो पूरी तरीके से डोमिनेंट हो चुकी थी। तो वो यही टाइम था जो आप स्टेप सी पे देख रहे हो, सी से लेकर के
डी तक में आप देख रहे हो, वो सेम पीरियड की बात हो रही है। नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो ई आता है। बहुत समय ये सब चीज चलती रही, थोड़े समय बाद एक तरीके से आप कह सकते हो इमोशनल ब्रेकडाउन के टर्म्स में समझ सकते हो, या फिर आप कह सकते हो बोर्डम से रिलेट कर सकते हो कि विमेन जो थी वो टायर्ड हो गई, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन ले लेके सारा बर्डन जो है सारी चीज डिसाइड करके गवर्न करके वो टायर्ड अप हो गई थी। सो दे वर मिसिंग ऑल दोज लव एंड ऑल दोज केयरिंग फ्रॉम देयर हस्बैंड दैट यूज्ड टू प्रिवेल इन द अर्लियर टाइम्स। तो उस समय को मिस कर रही थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो अथॉरिटी थी इसको, अपना जो ग्रिप थी उसको लूज कर दिया, और मेल ने भी इस मौके को छोड़ा नहीं, जो मेन थे उन्होंने इसी को मौके को छोड़ा नहीं। आप देख रहे हो कि साइमल्टेनियसली उन्होंने दूसरी जो डोर थी जो उधर से एक तरफ ढीली हुई, तो इन्होंने इस साइड से कस के टाइट अप करके पकड़ लिया और वापस से अपनी पोजीशन को असर्ट करने लगे सोसाइटी में कि हम ज्यादा डोमिनेंट है। इसके लिए कई सारे टैक्टिक्स भी आए। आप यहाँ पे कोवैड का अक्सर नाम देखते हो, कोवैड का टाइलर ने भी कई बार किया है। कोवैड में होता क्या है, एक सिस्टम होता है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे विमेन जब भी डिलीवरी हो रही होती है, बच्चे प्रेगनेंसी के थ्रू डिलीवरी हो रही होती है, तो जो पेन होता है, आप देखते हो कई सारे रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं, फास्टिंग हो सकती है, कुछ भी अलग अलग सोसाइटीज में अलग अलग नॉर्म्स होते हैं। और जो उसका जो पेन हो रहा था, आप देखते हो कि विमेन लेट डाउन है, ठीक है, और वो डिलीवरी एक तरीके से हो रही है। तो मैन जो थे दे यूज टू मिमिक और इमिटेट दैट प्रोसेस। उसको इमिटेट करने के पीछे ये था कि वो दिखा रहे थे कि किस तरीके से हम भी सेम प्रोसेस से गुजर रहे हैं, और अपने फादरहुड को वो असर्ट कर रहे थे ओवर द मदरहुड, कि फादरहुड इज मोर डोमिनेंट। तो एक तरीके से वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था। और सिर्फ यही नहीं, कोवैड की बात करते हो आप, सिर्फ वही नहीं, ऐसे कई सारे और मॉडस ऑपरेंडाई थे जिनके थ्रू वापस से मेल ने अपनी डोमिनेंस जो है सोसाइटी में रीस्टैब्लिश करने की, उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश की, और फाइनली वैसा हुआ भी। दे रीगेन्ड देयर पोजीशन इन द सोसाइटी एज अ डोमिनेंट पार्ट, एज अ डोमिनेंट इंडिविजुअल, एज अ डोमिनेंट सेक्स। और ये होने के बाद आप देखते हो कि वो सारी सीक्वेंस जो एक तरीके से रिवर्सल हुआ होता है वो भी बदल जाता है। द सिंबल्स रिवर्ट बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट। सन जो होता है वो वापस से प्रोमिनेंट हो जाएगा, और भी जो सिंबल्स आपको चेंज होते हुए दिखे थे वो अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट जे बेकोफन, ठीक है। आपने देखा कि कैसे जर्मन स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी अपने वर्क्स को, जो कि ज्यादा सेंट्रल राउंड है, इनकी माइथोलॉजी में इंटरेस्ट आपको बाकी लोगों से, ऑल्दो सारे लोग लिटरेचर को पढ़ लेते थे, एथनोग्राफिक वर्क्स को पढ़ रहे थे, अलग अलग सोसाइटी के कल्चर को पढ़ लेते, पर बेकोफन की अगर आप बात करते हो तो इनकी स्पेशलिटी ये थी कि इनकी लीनिंग जो थी बहुत ज्यादा थी थ्रू दी माइथोलॉजिकल। और इनके वर्क में भी बहुत सारे, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये सारे इवोल्यूशनरिस्ट के बीच में आपको ये एक तरीके से लैक्यूने या फिर ये एक तरीके से उनका क्रिटिज्म के तौर पे देखने को मिलता है। पर उसके बाद भी उनका जो वर्क है बहुत ज्यादा डीपली फ्रंटेड था, तो माइथोलॉजिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, एथनोग्राफिक वर्क्स उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज किया हुआ था। और सारे वर्क को एनालाइज करने के बाद जो उनका इंटरप्रिटेशन था वो भी कई हद तक लोगों ने, उस टाइम के एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने एक्सेप्ट किया, जो ऑल्दो बाद के इवोल्यूशनरिस्ट जो थे, न्यू इवोल्यूशनरी स्कूल में कहते हो या फिर आप डिफ्यूजन स्कूल की बात करते हो, फंक्शनल स्कूल की बात करते हो, वो सब ने उस चीज को क्रिटिक किया। तो यहां पे लास्ट में, क्योंकि सिंस ही वाज द लास्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इवोल्यूशनरी स्कूल, ये हमने ब्रिटिश भी देख लिया, अमेरिकन भी देख लिया, जर्मन स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशनिज्म भी देख लिया। तो सिंस ये लास्ट मेंबर थे, तो आप एक बार समराइज फॉर्म में पूरे के पूरे क्लासिकल इवोल्यूशनरी स्कूल के जो क्रिटिसिज्म है उसको यहाँ पे इनैमोरेट करो, ठीक है, इन्यूमरेट कर रहे हो उसको यहाँ पे, ताकि आपको चाहे किसी का भी एग्जांपल हो, आपको स्पेसिफिक अगर किसी का ना याद आ रहा हो, तो आप इनमें से कोई भी पॉइंट को यूज कर सकते हो इन द क्रिटिसिज्म ऑफ दैट पर्टिकुलर एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु इज कंसर्न्ड ओनली विद क्लासिकल इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशनरी स्कूल आपको पता है क्लासिकल है और नियो है, नियो में ये सारे नहीं जाएंगे, ये सारे किसमें जाएंगे, सिर्फ क्लासिकल में जा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो वही है, रिपीटेडली हमने बताया, आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट मोगैम्बो की तरह अपनी जगह पे बैठे रहो और अपना जो वर्क है किसी और से कराओ, किसी और को कलेक्शन के लिए, डाटा के लिए भेजो कि भाई तुम कोई और जाओ, मेरे बिहाफ पे तुम काम करो, डाटा ले आओ, मैं उसको कुर्सी बैठ के एनालाइज करूंगा, उस पर बुक लिखूंगा, एक तरीके से सारी चीज को कंपैरेटिव वे में स्टडी करूंगा। दूसरा प्रॉब्लम थी एथनोसेंट्रिक। अभी हमने आपको इस टर्म से इंट्रोड्यूस नहीं कराया, तो आप जनरल सेंस में समझ लो, एथ्रोसेंट्रिक वो फिनोमेना होता है या फिर वो कॉन्सेप्ट है जो बता रहा है इंसान का अपने कल्चर को, अपनी सोसाइटी को, अपनी आइडियाज, अपनी आइडियोलॉजी, अपने वैल्यूज, अपने नॉर्म्स को एक तरीके से फंक्शनल इंपॉर्टेंस देना, सुपीरियर समझना, और दूसरे के जो कल्चर है, दूसरी की जो आइडियाज है उसको डिग्रेड करना या फिर एक इंफीरियर टर्म्स में देखना। तो ये आपको देखने को मिलता है क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट के कॉन्सेप्ट्स में, उनके जो भी उन्होंने जिस तरह से परिभाषित किया सभ्यताओं को, कल्चर्स को, सिविलाइजेशंस को, उन्होंने इस चीज का यूज करके किया एथनोसेंट्रिक होके। नेक्स्ट चीज आपको जो देखने को मिलती है ओवर जनरलाइजेशन। पूरी दुनिया में वो एक तरीके से जनरलाइज कर दे रहे फिनोमेना को, स्पेसिफिक जो अप्रोच है उन्होंने पूरी तरीके से छोड़ दी। हर एक कल्चर की अपनी स्पेशलिटी है, हर एक ट्रेडिशन की अपनी स्पेशलिटी, हर एक एरिया अलग है, वहाँ के वेदर, क्लाइमेट, बहुत सारी चीज़ें, सोशियो इकोनॉमिक मीन्स जो है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, हर जगह बदलते आपको देखने को मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है हर जगह एक रीजनल डाइवर्सिटी भी आपको देखने को मिलेगी, पर उन सारे फैक्ट्स को इन्होंने इग्नोर किया और एक एब्स्ट्रैक्ट या फिर ओवर जनरलाइजेशन का फिनोमेना अपने वर्क में दिखाया इन्होंने।
नेक्स्ट चीज आपको देखने को मिलती है कि इनकी जो अप्रोच है, जिस तरह से ये स्टडी कर रहे हैं, वो आपको मोर लीनिंग टुवर्ड्स स्पेक्यूलेटिज्म की तरफ आपको देखने को मिलती है, यानी कि स्पेक्यूलेटिव होता था इनका वर्क। ये कोई चीज को कंक्रीट फॉर्म में ना कहकर उसके ऊपर एक विवेचना कर रहे हैं, उसके ऊपर एक कह रहे हैं कि हाँ ये ऐसा भी हो सकता है, हाँ ये वैसा भी हो सकता है। स्पेक्यूलेशन है, मेयर स्पेक्यूलेशन है विदाउट अ कंक्रीट एविडेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर फिनोमिना। नेक्स्ट आपको यहाँ देखने को मिलता है कि यहाँ पे फील्ड वर्क का आपको एक जनरल सेंस में लैक देखने को मिलता है, जो कि इस टर्म से आप रिलेट कर सकते हो। पहला पॉइंट, फिफ्थ और सिक्स्थ आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है। आर्म चेयर है तो जाहिर सी बात है वो फील्ड पे नहीं जाएंगे काम करने, वो किसी और को फील्ड पे भेज रहे हैं, किसी और को भेज रहे हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए, अपने खुद वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं। तो फील्ड वर्क का लैक आपको देखने को मिलता है। खुद जाके वो चीजों को नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं, खुद जाके वो चीजों को नहीं देख रहे हैं, कोई प्रैक्टिस जिसकी वो बात कर रहे हैं उन्होंने उसको खुद कभी नहीं देखा। वो चीजों या तो किसी और के डाटा में से पढ़ रहे हैं या तो किताबों में से पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हो लास्ट, जो कि इन दोनों से रिलेटेड है, इससे और इससे, आर्म चेयर और लैक ऑफ फील्ड वर्क से, कि वो सेकेंडरी डाटा। जाहिर सी बात है जब आप दूसरे के वर्क पे या दूसरे के द्वारा लाए गए डाटा पे डिपेंड कर रहे हो अपनी थ्योरीज को, अपने पोस्टुलेट्स को, अपने जो हाइपोथेसिस है उसको प्रूव करने के लिए, तो आप किस तरीके का डाटा का यूज करो? सेकेंडरी डाटा का। वो प्राइमरी डाटा नहीं है। प्राइमरी डाटा वो है जो आप खुद जाके फील्ड पे वर्क करो, कलेक्ट करके ले आओ, उसकी एनोलॉजी आप कंस्ट्रक्ट करो। सेकेंडरी डाटा वो है आपने मिशनरीज, जो ट्रेवलर्स हैं उनको दे दिया, कोई कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर है जो किसी और एरिया में वर्क कर रहा है, आप उन्हें उसको मेल कर दिया, पोस्ट कर दिया और उससे जवाब ले लिए। तो ये सारे डाटा जो था इसका नेचर कैसा था? सेकेंडरी था। तो ये सब एक जनरल प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है इन द क्लासिकल इवोल्यूशनरी स्कूल। ये आप एप्लीकेबल कर सकते हो अगर आप किसी एक पॉइंट मिस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके पास पॉइंट कम है किसी भी एक इवोल्यूशनरी स्कूल के एंथ्रोपोलॉजिस्ट को क्रिटिसाइज करने के लिए, तो आप इनमें से कोई भी टर्म यूज कर सकते हो। ये सारे के सारे क्लासिकल इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट के ऊपर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। स्पेसिफिक अगर आप बात कर लो कि कुछ इंपॉर्टेंट लोगों ने क्या कहा था, किस तरीके से क्रिटिसाइज किया हुआ था, तो वेस्टरमार्क आपको देखने को मिलता है टैबू पे, खासकर इंसेस्ट टैबू पे इनकी बहुत कमेंट्रीज, कई सारी थ्योरीज उन्होंने दी हुई है। वेस्टरमार्क ने इस तरीके से क्रिटिसाइज किया था कि सिंपल सोसाइटीज में भी अगर आप जाते हो, ठीक है, आप एंशिएंट सोसाइटीज में जाके देखते हो, वहां पे भी आपको मोनोगैमी जैसे फिनोमेना आपको देखने को मिल रहा है। ये लोग जो इवोल्यूशनरी स्कीम डिसाइड किए, आप अगर टाइलर की बात करते हो या फिर मॉर्गन की बात करते हो, तो वो क्या कह रहे थे कि एक तरीके से प्रोमिस्क्यूटी वाली सिचुएशन है, ठीक है। पुनालुअन फैमिली आ रही है, सिंडेस्मियन फैमिली आ रही है, उससे पहले कंसेंग्विनियस फैमिली आ रही है, पेट्रियार्की आ रही है, और फाइनली आपको मोनोगैमस फैमिलीज का या मोनोगैमी एज अ मैरिज सिस्टम आपको देखने को मिलती है, ओरिजिनेट होते हुए देखने को मिलती है। पर इन्होंने एग्जांपल देके कई जगह पे कोट किया कि ये देखो भैया, ये भी प्रिमिटिव सोसाइटी है, ये भी एंशिएंट सोसाइटी, ये भी पास्ट सोसाइटी है, पर यहाँ पे भी आपको मोनोगैमी यानी कि सिंगल इंडिविजुअल से मैरी कर रहा है, सिंगल मेल सिंगल फीमेल सिस्टम जो होता है मैरिज का, वो आपको देखने को मिल जा रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने प्रूव किया कि जो वर्क है वो एक्यूरेट नहीं है, उसमें कई सारी कमियां हैं। वेस्टरमार्क के बाद आप बात करते हो डिफ्यूजन स्कूल के साथ या फिर हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म के साथ एसोसिएटेड एक प्रोमिनेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिसका नाम है फ्रेंच बोआ। कई लोग इनको फ्रेंच बॉस बोलते हैं, कई लोग इनको फ्रेंच बोस बोलते हैं। आप फ्रेंच बोआ कह के इनको यूज कर सकते हो, रेफर कर सकते हो। तो फ्रेंच बोआ ने भी कहा कि भैया डाटा कलेक्शन आपने किया ही नहीं। फ्रेंच बो का एक इंपॉर्टेंट एक तरीके से कंट्रीब्यूशन है, जब हम इनको स्टडी करेंगे तो आप देखोगे कि ये जाके फील्ड वर्क पे बहुत स्टडी कर रहे हैं, बैफिन आइलैंड पे इनका वर्क है, और एक तरीके से थ्योरेटिकल वे में इन्होंने ने सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट को प्रेरित किया कि भाई खुद जाके फील्ड वर्क करो और फिर अपनी बातों को कहो, जो कि आपको शुरू होते हुए प्रोमिनेंटली देखने को मिलती है फंक्शनल स्कूल के एक प्रोमिनेंट फिगर जो है मेलिनोस्की के टाइम पे। लेकिन फ्रेंच बोस का भी इस पे एक बहुत ज्यादा थियोरेटिकल लीनिंग थी। उन्होंने खुद भी बहुत कंक्रीट, बहुत ज्यादा फेमस तो नहीं, लेकिन कुछ छोटे मोटे फील्ड वर्क जो वहां है आपको देखने को मिला वो करते हैं। तो शुरुआत आपको इन्हीं से देखने को मिलती है, चाहे वो थियोरेटिकल एस्पेक्ट में हो चाहे वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो। तो इन्होंने कहा कि भाई लैक ऑफ डाटा कलेक्शन है, डाटा तो कलेक्ट करके ला ही नहीं रहे हो, किसी और से करवा रहे हो, उसका डाटा कितना एक्यूरेट है, हाउ वी कैन ट्रस्ट दैट, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम इन्होंने गिनाई। डिफ्यूजनिस्ट जो थे, जिसमें से आप कई लोग फ्रेंच बोआ को भी उनमें रखते हैं, ऑल्दो वो एक स्पेशलिस्ट जोन था उनका जो हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म का था, जिसकी तरफ उनकी लीनिंग थी, लेकिन फिर भी आप बात करते हो तो डिफ्यूजनिस्ट में कई सारे लोग आ जाते हैं। क्लार्क विस्लर की बात करते हो, क्रोबर की बात करते हो, और भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, रेडजल की बात करते हो। तो डिफ्यूजनिस्ट ने इन जनरल क्या कहा कि भाई आप डिफ्यूजन के फिनोमेना को एक तरीके से निगलेक्ट कर रहे हो। डिफ्यूजन क्या कहता था कि मैन इज नेसेसरली अनइन्वेंटिव, इंसान बहुत ज्यादा चीजों को डेवलप नहीं कर रहा है, ठीक है। एक चीज एक जगह पे इन्वेंट हो गई, एक चीज एक जगह पे डिस्कवर हो गई, वो चीज फिर दूसरी सोसाइटीज में रेडिएट करके जाती है, कोई इसको बार बार नहीं कर रहा है। बल्ब का इन्वेंशन हो गया, ठीक है, स्टीम इंजन का इन्वेंशन हो गया, तो ये नहीं कि हर जगह उसका इन्वेंशन एक समय पर हो रहा है या फिर हर जगह लोग कर रहे हैं तभी वो वहां पे आ रही है। एक जगह पे हुआ पूरी दुनिया में पहुंच गया इन ग्लोबलाइज सेंस, ठीक है। तो वही चीजें कह रहे हैं कि डिफ्यूजन को तो आप इग्नोर कर रहे हो, हर चीज किसी भी जगह पे। आप मुगल्स का एग्जाम्पल लेते हो, मुगल्स का जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, आर्किटेक्चर है, क्विजीन है, वो मुगल्स आए तो यहाँ भी आ गया, हमको यहाँ भी उसकी सारी झलकियां देखने को मिलती है। तो सिमिलरली ये वही बात कर रहे हैं कि आपने डिफ्यूजन के फिनोमेना को पूरी तरीके से निगलेक्ट किया, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। फंक्शनलिज्म जो स्कूल है उसमें भी कई सारे लोग आ जाते हैं, ठीक है, मर्टन भी आ जाते हैं, उसमें सबसे प्रोमिनेंट नेम आपको मेलिनोस्की का देखने को मिलता है, प्रिचर्ड के भी कमेंट्रीज उस पे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये कंजेक्चरलिज्म है,
जो आप कॉफी विद करण देखते होंगे, अक्सर वो टर्म यूज करता है कंजेक्चर्स का। तो आप एक तरीके से बस आइडिया लगा रहे हो, गेस कर रहे हो, एक तरीके से ये आरोप उस पर एक तरीके से लगा रहे हो, जिसका एक कंक्रीट वे में आप कंक्रीट वे में इसके एविडेंसेस नहीं है, या फिर ये बात एज अ फैक्ट एस्टैब्लिश्ड नहीं है। ठीक है, तो फंक्शनलिज्म ने ये इनके ऊपर आरोप लगाया। इसका एग्जांपल भी अगर आप देखते हो तो इंडिया में भी बहुत सारी हंटिंग गैदरिंग की ट्राइब्स आपको देखने को मिलती हैं। आपको पता है अलग अलग इकोनॉमी को प्रोसेस करती हैं ट्राइब्स। ठीक है, हंटिंग गैदरिंग की बात कर लो, आप कलेक्शन की बात कर लो, जंगल जाके फ्रूट्स को कलेक्ट करना, चीज़ों को कलेक्ट करना। फिशिंग इकोनॉमी, फिशिंग की जो इकोनॉमी उसको प्रोसेस करती हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है, झूम और बाकी जो आप देखते हो वो वाली जो इकोनॉमी का मोड है, वो भी इन लोग को इनकी सोसाइटीज़ में देखने को मिलता है, ट्राइबल सोसाइटीज़ में। और उसके बाद एग्रीकल्चर, और फाइनली जो मॉडर्न एवेन्यूज़ है जिसमें ट्राइबल जो है आज़ादी के बाद, या फिर आप कह सकते हो मॉडर्न सेंस में इंडस्ट्रीज़ के आने के बाद, आज के टाइम में आप देख रहे हो थ्रू द रिजर्वेशन वो आपको सिविल सर्विसेज में भी देखने को मिल जाएंगे। ट्राइबल की जो पॉपुलेशन अच्छी खासी, इंडस्ट्रीज में भी देखने को मिल जाएंगे, सर्विस सेक्टर में भी, हर जगह आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो इवोल्यूशनिस्ट हैं उन्होंने एक इवोल्यूशनरी सीक्वेंस बनाया हुआ था कि पहले हंटिंग गैदरिंग आएगा, फिर हो सकता है इसी के साथ कलेक्शन भी आपका आए कि वो कलेक्ट करेंगे फॉरेस्ट के साथ। उसके बाद आपको देखने को मिल रहा है, हो सकता है फिशिंग आ जाए, फिशिंग के बाद आपको हो सकता है देखने को मिले कि वहाँ पे आपका पेस्टोरलिज्म आ जाए, पेस्टोरलिज्म के बाद आपको देखने को हो सकता है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन आ जाए, फाइनली यहाँ पे एग्रीकल्चर आएगा, और एग्रीकल्चर के बाद मॉडर्न एवेन्यूज डेवलप होंगे। पर कई सारी ऐसी सोसाइटीज आपको देखने को मिलती हैं, इंडिया की बात अगर आप कर लो तो वो सीधे हंटिंग गैदरिंग या फिर फिशिंग से सीधे उनका ट्रांसफर हुआ है मॉडर्न एवेन्यूज के ऊपर। वो बीच में जो स्टेजेस है, हो सकता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन से ना गुजरी हो सकता है एग्रीकल्चर वो कभी बनी ना हो। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये इस चीज को प्रूव करता है कि इवोल्यूशनरी सीक्वेंस जो है वो एक यूनिवर्सल फिनोमेना नहीं है, और आपने कई सारे फैक्ट्स को इग्नोर किया है या फिर उसको अंडरमाइन किया हुआ है। So this was all about the evolutionary school, the classical evolutionary school within the realm of anthropology, जिसमें हमने 3 अलग अलग prominent spaces को पढ़ा, ब्रिटिश, अमेरिकन और जर्मन, और फाइनली उसका क्रिटिसिज्म भी देखा कि क्या क्या उसके स्कॉलरली आपको देखने को मिलते हैं क्रिटिसिज्म, और इन जनरल क्रिटिसिज्म आपको देखने को क्या मिलते हैं। In the next lecture, we'll be moving on to some other theories, probably diffusion or neo-evolutionary school. Till then, thank you. Have a nice day. Signing off. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।